हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं BPCG 173 साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड इलनेस। हमारा ब्लॉक 4 स्टार्ट हो चुका था जिसमें हमें यूनिट 9 कंप्लीट कर चुके थे। यूनिट 10 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, फिज़िकल इलनेस एक्सपीरियंस 2। इसमें हमें दो टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं। पहला एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन, सेकेंड क्रॉनिक इलनेस। तो पहले तो हम इसमें ये समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर में ओवरऑल हमें पढ़ना क्या है। हमें इसमें ये पढ़ना है कि जैसे हमें मतलब साइकोलॉजिकली एंड बिहेवियर या फिज़िकली जो जो हमें जब भी किसी भी बीमारी से या फिर कोई भी ऐसे दिक्कत जिससे हमें पेन होता है उसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं आज। जैसे कि पेन है, जैसे हमें दर्द हो रहा है, वो एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। क्योंकि हम जब दर्द में होते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ना ही हम कुछ काम कर पाते हैं, ना ही और कोई एक्टिविटीज़, हम कुछ भी एक्टिविटीज़ हम नहीं कर पाते हैं। और अगर उसका कोई भी गलत ट्रीटमेंट हमारे हो जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो जब हमें दर्द होता है तो हम सोचते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए ताकि उसका और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे ना पड़े और हमें और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन। ये हमारा पहला टॉपिक है। तो हमने जो डिस्क्राइब किया है पेन को, मतलब पेन को बताया गया है कि पेन है ना एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकली, बिहेवियर, कॉग्निटिव एंड इमोशनल। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं पेन के कि ये अलग अलग, जैसे आपको फिजियोलॉजिकली पेन हो सकता है, बिहेवियरली पेन हो सकता है, कॉग्निटिव पेन हो सकता है, इमोशनली पेन हो सकता है। तो पेन को कुछ कैटेगराइज में भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि पेन को एक प्रोग्रेसिव बोला गया है कि जैसे हम देख सकते हैं कि एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब वो कभी कभी कंटिन्यूसली हमारे साथ चलता रहता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिटिस्ट, मतलब कि जैसे हमारे जोड़ों में पेन होना, स्वेलिंग्स आना। तो ये हमारा पेन हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे दादा दादी होते हैं, उनको उनके जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका पेन उनके साथ बढ़ता ही जाता है। और सेकंड पॉइंट आता है कि ये इंटरमिटेड है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक टाइम पे हमारा बहुत ज़्यादा पेन होने हमें लगता है कि हमारा पेन इतना ज़्यादा हो रहा है किस टाइम, मतलब कभी कभी होता है कि कुछ टाइम तक हमारा पेन रहता है क्योंकि वो ट्रीटमेंट हमें बिल्कुल सही मिल जाता है, कुछ बहुत लंबे टाइम तक भी चलता है। उसके बाद कुछ जो पेन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे देता है। कई पेन ऐसे होते हैं कि बस हाँ ठीक है, कम टाइम में वो जल्दी ठीक हो जाता है और उसकी वजह से हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो ऐसे भी बहुत सारे टाइप्स के पेन होते हैं। तो हम अगर पहले बात करें एक्यूट पेन, एक्यूट पेन हम बोल सकते हैं कि ये एक टेम्पररी बेसिस पेन है जिसमें हमें अप्रोक्सली सिर्फ 6 मंथ तक हमें पेन हो सकता है एंड उससे ज़्यादा हमें पेन नहीं होता है। मतलब 6 मंथ के अंदर हम उसका ट्रीटमेंट ढूंढ लेते हैं और जो भी उससे रिलेटेड, मतलब ऐसे कोई भी इलनेस हो या डिसीज़ हुई या फिर ऐसा कोई भी बीमारी, मतलब कोई भी दिक्कत हुई, तो वो सिर्फ अप्रोक्सली हमारा सिर्फ 6 मंथ तक रहता है। और फिर उसके बाद हमारे उसके ना, मतलब हमारा जो ट्रीटमेंट जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो वो धीरे धीरे वो जो पेन है ना वो कम होने लग जाता है। और एक चीज़ ये भी होती है कि अगर हम अपने ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं करवाते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है कि उसका ना असर हमारे ना मतलब उसका जो पेन है ना वो हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है क्रॉनिक पेन में। क्योंकि एक्यूट पेन सिर्फ अप्रोक्सली 6 मंथ तक ही रहता है। उसके बाद अगर 6 मंथ से आपका ज़्यादा होता है, आपको फिर भी पेन होता है, या तो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं चल रहा है, इसी वजह से हो रहा है। जैसे होता नहीं, कई सारी इंजरीज़ हो जाती है जो जल्दी ठीक हो जाती है और वो कम टाइम तक पेन देती है। जैसे लेबर पेन हो गया, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे वो होता है। तो ये सारे पेन है ना हमारे एक्यूट पेन के अंदर आते हैं। अब अगर हम क्रॉनिक पेन की बात करें तो क्रॉनिक पेन को जो भी फील करता है ना वो बहुत लंबे टाइम तक उसके साथ रहता है, वो बहुत लंबे टाइम तक उसको फील करता है। वो 6 मंथ से ज़्यादा का होता है। और जो भी व्यक्ति होता है ना वो जो अगर क्रॉनिक
पेन को फील कर रहा है, तो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ साइकोलॉजिकली मतलब अंदर साइकोलॉजी की दिक्कत हो रखी है उसको, उसी की वजह से वो उसको पेन हो रहता है। इसका ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है एंड वो उसके अंदर मतलब होप होता है ना कि उम्मीद होने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति सफ़र करने लग जाता है। अगर हम क्रॉनिक पेन का रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो अगर हम जो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, वो हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, हमें अपनी लाइफ पे फोकस करना होता है कि हमें ये एक्टिविटीज़ पे हमें ध्यान रखना होता है, वो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं। और जो हमारा सेट होता है एक करियर को लेके कि हमें ये गोल अचीव करना है, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। अब क्रोनिक पेन के भी ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहला क्रोनिक रिकरेंट पेन। अब ये वाला जो पेन है ना, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जब पेन में होता है ना, तो वो ये होता है कि उसको जैसे हम बोल सकते हैं कि ये एक उसका नेचर है। जैसे कि हो सकता है हेडेक होना, वो हमारा मतलब एक नेचर बन गया है कि हेडेक हम जैसे कई बार हम बहुत ज़्यादा लेट खाना खाते हैं तो उसके वजह से हेडेक हो जाता है, या हम कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं तो नाइट में सो नहीं पाते हैं, उसकी वजह से हेडेक होने लग जाता है। मतलब ये एक हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है कि हाँ, ये हमारे साथ होता रहता है क्रॉनिक। और दूसरा पॉइंट आता है क्रॉनिक इनरेटेबल बिंग पेन। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा पेन होता है जैसे कि हमारे साथ चलता रहता है, जैसे कि ऐसा चलता रहता है कि मान सकते हैं हम कि बैक पेन हो रहा है। अब हम जब भी हम कोई नॉर्मल हम काम कर रहे हैं तो ठीक है, जैसे कि जिससे हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमें बैक पेन हो सकता है, तो वो हमारे लिए दिक्कत दे देता है, तो वो हमारे साथ चलता रहता है, वो हम कभी कभी फील करते रहते हैं। उसके बाद लास्ट आता है क्रॉनिक प्रोग्रेसिव पेन। ये एक ऐसा पेन होता है जो आपका जब तक आप ऐसे स्टेट पे मतलब बिल्कुल ब्लाइंड नहीं हो जाते हो तब तक वो आपके साथ चलता रहता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कैंसर, आर्टिस्ट वाला पेन, ये ऐसे होते हैं कि ये हमारे साथ चलते ही रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे ही पेन को हम ना मेज़र कर सकते हैं। अगर हम मतलब पेन को मेज़र करना चाहते हैं तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम सेल्फ़ रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चंस उससे पूछ सकते हैं और इंटरव्यू जैसे टाइप में हम कर सकते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि उसको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से वो पेन फील कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हम उससे पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फिज़ियोलॉजिकली फैक्टर्स हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि वो जो भी वो पेन है वो किस स्ट्रेस की वजह से हुआ है, किस चीज़ को मतलब किस प्रॉब्लम से वो इन्फ्लुएंस होके हमें पेन फील हो रहा है। और व्यक्ति वो अगर स्ट्रेस के अंदर है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा पेन में है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो वो या तो खुद को हार्म करने की कोशिश करता है या फिर किसी और की बातों की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है, इसलिए उसको ये सारी चीज़ें दिक्कत हो रखी है। अगर हम ये बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब मतलब पेन में होता है तो वो डिपेंड ये होता है कि उसके मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रॉब्लम से मुझे पेन होता है वो सेम आपको भी हो। आपको अलग तरीके से होता है और मुझे अलग चीज़ों से पेन होता है। आपको जैसे अभी मेरे को हेडेक हो रहा है तो मेरे को कंट्रोल नहीं होता है हेडेक, कि मैं हेडेक को अपने कंट्रोल कर सकूं। और आप हो कि आप हेडेक को, आपको अगर पेन हो रहा है हेडेक का, तो आप ठीक है कोई नहीं, आप कुछ और एक्टिविटीज़ करते हो, कुछ करते हो जिससे आपका हेडेक कम होने लग जाता है और आपको वैसे फील नहीं करते हो जैसे मैं फील करती हूँ। तो वो सबके अंदर की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है और अपने पेन को कम करने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की,
तो ट्रीटमेंट में भी ना हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हम इन्वॉल्व है, जैसे कि मेडिटेशन आप कर सकते हो, सर्जरी आप करवा सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे बिहेवियर एंड कॉग्निटिव मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने पेन को रिलीफ करने के लिए। रियलाइजेशन टेक्निक है, बायो फीडबैक है, जिससे हम इंटरपर्सनली थेरेपी से हम यूज़ करके अपनी पेन को कम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, एक्यूट एंड क्रॉनिक स्ट्रेस का, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये ऐसे ऐसे हमें पेन होता है, ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती है, इनका ट्रीटमेंट में हम ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब आते हैं हम क्रॉनिक इलनेस पे। तो अगर क्रॉनिक इलनेस को अगर हम सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करें तो ये एक ऐसा इलनेस होता है जो कंटिन्यूसली हमारा लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ चल रहा होता है, जो हम फील कर रहे होते हैं। लाइक ऐसे कोई बीमारी जो कंटिन्यूसली हमारे साथ चल रही है, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, HIV, एड्स एंड और भी बहुत सारी बीमारी, अस्थमा हो गया। और डायबिटीज़ के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़ 1 एंड डायबिटीज़ टाइप 2, टाइप 1। ऐसे ये डायबिटीज़ के टाइप्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि ऐसे ऐसे डायबिटीज़ भी क्योंकि जो डायबिटीज़ होते हैं ये भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। जैसे कि चाइल्डहुड वाले बच्चों के लिए टाइप 1 है, एंड 40 से अबव एज के लिए टाइप 2 वाला डायबिटीज़ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा होता है डायबिटीज़ से लेके, तो ज़रूरी मतलब हम ये भी देखते हैं कि उसको सिर्फ मेडिटेशन तो उसका रेगुलरली चलता है। उनको मतलब उनकी जो मेडिटेशन है ना, ये नहीं है कि आप सिर्फ मेडिटेशन से ही मतलब आप अपना डायबिटीज़ वगैरह ठीक कर सकते हो, बल्कि उनका क्या है कि जो मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि उनका ग्लूकोज लेवल को उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, उनकी लिमिट्स क्या है, उनको इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खाने की चीज़ों में मीठा किस में कम है, किस में ज़्यादा, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं डायबिटीज़ के अंदर कि हमें इन चीज़ों से रिलेटेड हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। सेल्फ इस्टीम का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, एंड सोशल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आपको कोई भी क्रॉनिक इलनेस की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको सोशल सपोर्ट मिल रहा है किसी से, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और वो बहुत जल्दी कॉप कर पाता है उससे, उस सिचुएशन से। उसके बाद हम बोल सकते हैं ये कि इंडिविजुअल के मतलब एक व्यक्ति को है ना CHD वाली प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, और उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं कि वो कैसे उसके कॉप करे। सिर्फ ये नहीं है कि उसके जो लाइफ की जो क्वालिटी है, मतलब उसकी जो लाइफ चल रही होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब वो प्रॉब्लम को नहीं देख पाता है कि उसको कैसे सॉल्व करना होता है। उसके पास फाइनेंशियली भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, और पर्सनली भी उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वो उसकी जो लाइफ की जो क्वालिटी है ना, वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। एंड इसका अगर हम ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है और नेगेटिव रहता है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस उसकी जो डे टू डे लाइफ है ना, उस पर असर पड़ता है। हम दोनों भी बोल सकते हैं, पर्सनल भी एंड प्रोफेशनली लाइफ पे भी। उसके बाद अगर हम बोले कि जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होता है। कोई भी व्यक्ति अगर ये जो बीमारी है इसे अगर फेस कर रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा थेरेपी है कि वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करे, ताकि वो अपनी जो भी इलनेस है उसको एडजस्ट कर सके, उसके मेंटेन करके रख सके कि उसको कैसे हमें मेंटेन करके रखना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सकें। एंड उसके बाद हम कैंसर भी देख सकते हैं, एड्स भी देख सकते हैं, अस्थमा भी देख सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं। ऐसे बहुत सारी क्रॉनिक इलनेस है जो हम फेस कर रहे होते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक सिर्फ व्यक्ति पे नहीं पड़ता है, बल्कि उसकी हेल्थ पे भी पड़ता है, और उसकी फैमिली पे भी पड़ता है, और उसकी वर्क लाइफ पे भी पड़ता है। मतलब ओवरऑल उसकी पूरी जो लाइफ है
कि उसकी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, जहाँ पे वो काम करता है ऑफिस में वहाँ हो गया, इन सब पे असर पड़ता है, उसकी हेल्थ पे तो पड़ता ही पड़ता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसके कुछ साइड्स इफ़ेक्ट्स भी हम देख सकते हैं कि लोगों ये हो सकता है कि वो ये फ़ील करे कि हम कैसे हॉस्पिटल वगैरह डेली जाए, अप डाउन्स करें, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। चूँकि कई सारे लोग हैं ना बहुत मिडिल फैमिली से होते हैं, लो फैमिली से होते हैं, लो क्लास से होते हैं, मिडिल क्लास से होते हैं, तो उनके पास क्या होता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता। और अगर हम देख सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना ज़्यादा इलाज के लिए अगर पैसे हम देखें तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे बहुत सारे मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हम देख सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर आपको क्रॉनिक इलनेस की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे काउंसलर से बात करो जिससे आप बहुत अच्छे से उससे रिकवरी कर सको। एंड आपके फैमिली मेम्बर्स के भी आपको हेल्प कराने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको सोशल सपोर्ट मिलता है तो आप हर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा चैप्टर जो फिनिश हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।